हाँ जी, कल हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि कैश फ्लो जो है हमारे बिजनेस में जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आइदर कैश इज़ पेड आउट और कैश इज़ रिसीव्ड। ठीक है, अगर कैश हमने पे आउट किया है तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और अगर हमने कहीं से कैश रिसीव किया है तो वो कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम इस कैश फ्लो को, जैसा कि आपने देखा था, 3 टाइप की एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अब एक बार हम इसको प्रॉपर डिटेल में एक बार करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। जैसे देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर प्राइमरीली derived from the main activities of the enterprise. They generally result from the transactions and other events that enters into the determination of the net profit or loss. ठीक है, मेन एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो वर्ड है हमारा मेन एक्टिविटीज़ जो है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है इसकी कि हमने जिस काम को करने के लिए ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिसमें हम रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, और उससे होने वाले कैश को ही हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके देखो, आप एग्जांपल देखो, इनफ्लोज कैसे कैसे पॉसिबल है। पहला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, कि हमारा इनफ्लो कैश कहाँ से आएगा, जब हम अपना वो सामान बेचेंगे जिसमें हम डील करते हैं, जिसको करने के लिए हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, या हम वो सर्विसेज रेंडर करें। ठीक है, जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की सर्विसेज रेंडर करनी है, देनी है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम एक कैश रिसीप्ट होगी, उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगी। ठीक है, एक बैंक ने जो है का जो मेन वर्क है वो फाइनेंस करना है, कैश का आना और जाना, सेविंग्स का आना और जाना, या डिपॉजिट्स रिसीव करना और लोन्स देना। तो उसके लिए जो इंटरेस्ट उसने रिसीव किया फ्रॉम इट्स लोन्स इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही किसी जो है रेडीमेड गारमेंट्स की अगर शॉप है, तो रेडीमेड गारमेंट्स से जो सेल हुई है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश रिसीव माना जाएगा। किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी और उसके बदले में उसको जो भी रेंट मिला या जो भी उसको किराया मिला उसका, वो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगा। इसके अलावा देखो, कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम रॉयल्टीज़, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज़, कि अगर किसी के ने कोई बुक लिखी है, कोई ऐसा काम किया जिससे उसको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का मतलब समझते हैं बेटा, जब हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जिस पर हमारा कोई कॉपीराइट हो, उसके बदले में अगर हम किसी को वो कॉपीराइट अपना शेयर करते हैं, या हम अपना कोई ऐसा वर्क किसी को शेयर करते हैं जिसके बदले में हमें इनकम होनी हो रेगुलर बेसिस पर, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन फ़ीस चार्ज करने का उसका काम है मेनली, जैसे एक जो है हॉस्पिटल में पेशेंट से जो फ़ीस चार्ज की गई, या जो है किसी कंसल्टेंसी फर्म ने, लॉयर्स की फर्म है, उसने कोई फ़ीस चार्ज की। कमीशंस, कुछ लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं, तो कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज़, ये सब हमारी कैश इनफ्लो में इंक्लूड होंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आउटफ्लोज देखो किस किस वजह से हो सकते हैं। पहला है कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, आउटफ्लो के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बेटा, अगर हमने एक्सपेंसेस कैश पेमेंट पर किए हैं, ध्यान रखो, हमारे एक्सपेंसेस
हमने कैश पेमेंट पर जो खर्चा किया है उसको हम आउटफ्लो में इंक्लूड करेंगे, और कैश पेमेंट किसी भी टाइम पीरियड से रिलेट कर सकती है। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्या आपने या तो एम्प्लॉयज़ को कैश पेमेंट की है या ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर आपने किसी और को कैश पेमेंट की है। ठीक है, जैसे कोई आपने एम्प्लॉयज़ का के बिहाफ पर रेंट, उनके लिए अकोमोडेशन जो प्रोवाइड कर रखे उसके लिए आपने रेंट पे किया है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, आपने एंटरप्राइज किसी को इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम पे किया है, कोई भी एन्युटीज़ पॉलिसी बेनिफिट्स के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी को कोई पेमेंट की है, आपने इनकम टैक्स पे किया है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? यस। हाँ जी, यस मैम। हाँ, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ये हम इसमें आउटफ्लो में हम वो सब चीज़ें रखेंगे, हम वो सब पेमेंट्स रखेंगे जो इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए की गई हैं, यानी वो खर्चे जो कि जिसके कारण ये इनफ्लो पॉसिबल हो पाया, यानी हम ये वाले खर्चे पहले करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, तभी हम ये वाले पेमेंट रिसीव करने के लिए हकदार होंगे। समझ रहे हो, पहले हम खर्चा करते हैं, है ना, कोई सामान खरीदते हैं, पहले खर्चा करते हैं और उसके बाद वो सेल होता है ना। और तो जो भी हमें ये इनफ्लो मिलेगा, उस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए जो आउटफ्लो पहले या बाद में पे किया गया, दैट इज़ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेटा इन क्वेश्चंस में आपको ये सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि जो कैश का आना या जाना है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया एक बार, तो आप जो है बड़ी आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको उस दिन की क्लास में? कौन सा कैश बेटा? इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? जो हम नॉन करंट एसेट्स में पैसा जो इन्वॉल्व होता है, उसके कारण जो पैसा या तो पे किया जाता है या उनको सेल करके जो पैसा रिलीज होता है। ठीक है बेटा, नॉन करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, या हमने किसी कंपनी की वैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, या हमने लोन दिया। ठीक है, हमारा काम लोन देने का नहीं है, बट फिर भी हमने किसी को एडवांस लोन एंड एडवांस दे रखे हैं, ले रखे होंगे तो लायबिलिटी होगी बेटा, और दे रखे हैं तो हमारी क्या होगी? एसेट। तो नॉन करंट, किसी भी तरह की नॉन करंट एसेट में जो ट्रांजेक्शन्स होंगी या नॉन करंट एसेट के कारण हमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब कैश रिसीव होगा, वो सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश कहलाएगा। तो देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब समझते हो? खरीदना। कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जो खरीदने या बेचने, डिस्पोजल मतलब बेचना, कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने और बेचने से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ये अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। कैश तो आपको पता है क्या होता है? करेंसी, या हमारा जो भी पैसा हमारे हाथ में एज करेंसी फॉर्म पड़ा हो, या हमारे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में अगर पैसा पड़ा होता है तो हम उसे कैश मानते हैं। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो पैसा, कुछ पैसा हमारा ऐसी जगह पर इन्वॉल्व होता है या इन्वेस्टेड होता है जहाँ से हम विदाउट एनी लॉस इन द वैल्यू और एट वेरी शॉर्ट नोटिस हम उसको कैश कर सकते हों। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसको हम विदाउट एनी लॉस इन द वैल्यू हम जब मर्जी कैश कर सकते हो, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट ना हो, उनको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कि एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
मार्केटेबल एक सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ relate to purchase and sale of long term assets or fixed assets such as machinery, furniture, land and building etc. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, ये समझ में आगे लाइन बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को या नॉन करंट एसेट्स को सेल करने या परचेज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इसके अलावा इन के कारण अगर हमें कोई भी कैश अराइज हुआ है वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। देखो जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब बेटा डिस्पोजल का क्या मतलब होता है? 12th क्लास आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? 12th क्लास कोई आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? खत्म होना मैम। हाँ, देना, डिस्पोज करना मतलब एक तरह से उसको अपने पास से हटाना। कि जब हम कोई फिक्स एसेट जिसको हम यूज करते थे या कोई इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स क्या होंगे बेटा? फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। जैसे हमारे पास कोई पेटेंट है या कोई कॉपीराइट है या कोई हमने ट्रेड सीक्रेट अपने नाम रजिस्टर करवा रखा है जिसकी कोई वैल्यू हो, तो ऐसी कोई भी वैल्यूएबल इंटेंजिबल्स या कोई भी फिक्स एसेट जिसको हम डिस्पोज करते हैं और बदले में जो भी हमें कैश मिलता है वो हमारा क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बेटा? कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। इसका क्या मतलब होगा बताओ? कि हमने कोई लोन्स और एडवांसेस कर रखे हैं किसी थर्ड पार्टी को, उससे आपकी रीपेमेंट आई है, यानी आपको पैसा, उन्होंने अपना पैसा वापस कर दिया, यानी आपका लोन, हम लोन वापस करते तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती, लेकिन हमें हमारा दिया हुआ लोन जब वापस मिला है तो वो हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, लेकिन एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है बेटा, फाइनेंशियल एंटरप्राइज क्या होगी? जिसका काम, हाँ, कोई भी बैंक या ऐसी कोई भी फर्म जिसका मेन बिजनेस ही, जो सेटअप ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, दूसरे बिजनेसेस में फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए की गई हो, उसको हम फाइनेंशियल एंटरप्राइज कहते हैं। NBFCs, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, उसने अगर कैश रिसीव किया है फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस तो उसके लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन सबने, अगर बाकी किसी ने भी अगर लोन और एडवांसेस दे रखे हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो उसके लिए क्या है? ये कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेज एक्सेप्ट दीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कि कुछ तो बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो ब्रोकर्स के या इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस होते हैं, उनको छोड़कर बाकी किसी अगर फर्म ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह खरीदे थे और उनको अब वो डिस्पोज कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो उससे मिलने वाला कैश भी हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदी हैं, अगर उनके कारण हमें जो इनकम हो रही है उसको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखेंगे। तो नेचुरल बात है, अगर हमने किसी को लोन और एडवांस दे रखे हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये अगर लोन एंड एडवांस हमारी अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हमने इसमें पैसा लगाया था तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना था, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। सेम ऐसे अगर हमने किसी की दूसरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर मिलने वाला डिविडेंड भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है, अब कैश आउटफ्लोज क्या होंगे? आउटफ्लो क्यों होगा? कि हमने कोई फिक्स एसेट एक्वायर किया है, ठीक है, या हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा किया है जिसको हमने कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, तो जिसकी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो उसके ऊपर जो पेमेंट होती है वो सब हमारी कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है।
कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेज अदर देन द इंस्ट्रूमेंट अदर देन दोज होल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। की कुछ एंटरप्राइजेज हैं जिनका काम ही शेयर्स में लगातार इन्वेस्ट करना है, जैसे जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग फर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी किसी ने भी अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो वो भी सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। कैश एडवांसेस एंड लोन्स, आपने अगर किसी को लोन्स दिए हैं तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब हमने समझना है कि कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। अब थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कहलाती हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? मैम रेशियो ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। हाँ जी, रेजिंग ऑफ ऑनर्स फंड्स, यानी ऐसा हमारे पास जब कैश रिसीव किसी ऐसे सोर्स से होता है जो हमसे फ्यूचर में उसका क्लेम कर सके, ठीक है, जिसके बदले में हम उनको कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने बिजनेस में क्लेम्स दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आया हुआ पैसा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके कारण हमारी ऑनर्स कैपिटल चेंज हो जाए या हमारी बोरोइंग्स चेंज हो जाए, यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स, ठीक है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या कैश आया या गया, जिससे कि हमें फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या क्लेम्स आ सकते हैं, कितना हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट हमारी बढ़ गई या घट गई, डिविडेंड पेमेंट बढ़ गई या घट गई, ये हमें पता लग सके, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंगी जिनके कारण हमारे ऊपर फ्यूचर में क्लेम्स अराइज होते हैं, ठीक है। इसके भी हम फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। इनफ्लोज के एग्जांपल क्या हैं? कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, कि आपने कोई इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उसके बदले में आपको कैश मिला, ठीक है बेटा। जो आपने अभी चैप्टर्स किए हैं ना, वो वाला हो गया कि हमने, लेकिन अगर हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया है तो हमारा अगर कैश आया ही नहीं तो वो हमारा कैश इनफ्लो नहीं माना जाएगा। कैश इनफ्लो कब माना जाएगा? जब हमने शेयर्स इशू करके बदले में हमें कैश भी रिसीव हुआ हो। इसके बाद कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं, लोन लिया है, उसके कारण आपका कैश आया। कैश आउटफ्लो देखो, आपने जब ये अमाउंट रीपे किया, जो ये आपने अमाउंट बोरो किया था, इस अमाउंट को आफ्टर सम टाइम जब भी कभी इसको पेमेंट कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, आपने डिवेंचर्स के ऊपर या जिस भी लोन के ऊपर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी हमारा कैश आउटफ्लो में इंक्लूड होगा। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है, कि अगर आपने जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपने जो है रेज कर रखी है, उसके ऊपर आप डिविडेंड जो पे करते हो, डिविडेंड क्या होता है बेटा? प्रॉफिट का हिस्सा। हाँ जी, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पेड। और इस तरह से ये हमारा सारी तीनों तरह की जब हमने एक बार एक्टिविटी समझ ली तो अब हमें एक बार फॉर्मेट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर हम और समझ लें तो हमें ये क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, और इसमें हम जो है कॉलम्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर्स कॉलम और एक अमाउंट कॉलम, और इसमें कुछ कैलकुलेशंस हम इनर कॉलम में करते जाते हैं और आउटर कॉलम में लिखते जाते हैं। देखो, सबसे पहले इसको हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक्चुअली में 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक्टिविटी 3 है लेकिन हम स्टेटमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ए पार्ट है जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको फॉर्मेट सारा पता होना चाहिए कि हमने कैसे इसको काम करना है।
सबसे पहले लिखा जाता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो स्टार्टिंग करनी होती है वो करनी होती है हमें नेट प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ अगर उस साल, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब कि हमारी फर्म को टैक्स पे करने से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर हमें कोई कैश रिसीव हुआ है उससे पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, हमें वहाँ से शुरुआत करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है कि जो ऐसी कैश रिसीव्स जो हमारे रेगुलर नेचर की भी ना हो, लेकिन वो इन्वेस्टिंग नेचर की भी ना हो और वो फाइनेंसिंग नेचर की भी ना हो। जैसे मान लो हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है, किसी भी वजह से हमें लॉस हुआ था और उसकी वजह से हमें इस साल कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो हमें हर साल तो नहीं मिलना ना। हाँ बेटा, हर साल मिलेगा क्या इंश्योरेंस क्लेम? नो मैम। हाँ जी बच्चे, बाकी बच्चे हैं या नहीं है क्लास में? बेटा किसी की हाँ जी बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? बताओ बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलें तो क्या मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? असाधारण। असाधारण, साधारण का मतलब जो हमें नॉर्मली होता रहता है, असाधारण मतलब जो कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती होंगी? ऐसी असाधारण आइटम्स जो कभी कभी होती हैं और जो ना इन्वेस्टिंग नेचर की हैं। हालांकि हम कहेंगे हम मशीन बेची, अब बेटा मशीन बेची वो भी कभी कभी बेचेंगे हम, उससे मिलने वाला पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। हाँ जी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, वो हमने अपनी कोई एसेट बेचकर पैसा रिसीव किया है। तो अगर हमने शेयर्स इशू किए उससे भी हमें पैसा मिलता है और वो भी कभी कभी होता है, हर साल तो नहीं होता ना, लगातार तो नहीं होता, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैम वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। हाँ जी, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसलिए हम उसको भी नहीं कहेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी होंगी? ऐसी आइटम्स, ऐसी मनी रिसीव्ड या पेमेंट विच हैपन्स वंस अ वाइल एंड विच इज़ नॉट नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग ऑल्सो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस क्लेम कोई रिसीव हुआ हमें, ठीक है, या हमें कोई, हमारे ऊपर किसी ने किसी चीज़ का कोई क्लेम चल रहा था, कोई हमने कोर्ट केस, कोई लीगल जो है उसके कारण हमें कोई पेनल्टी देनी पड़ी, ठीक है। तो इस टाइप की जो आइटम्स होती हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट ये लिया, इसके बाद डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्लस करनी है। डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि जैसे हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है बेटा, आपको हमेशा, आपने जैसे अभी फॉर्मेट किया था तो आपने देखा था कि हम लास्ट में चलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। हम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाली जो हम टेबल बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रेवेन्यू आफ्टर टैक्स निकालते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया है, आपको, आप देखो अगर इस स्टेटमेंट को रिवर्स फॉर्मेट में देखना शुरू करो तो बेटा हमें देखो कहाँ पहुँचना है। हमें क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, यानी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और आपको इस फिगर पर पहुँचना है, ठीक है, इस फिगर पर, बल्कि हाँ इस फिगर पर, नो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस फिगर पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे? प्रॉफिट, हम टैक्स ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,07,500 अगर आपको गिवन है और मैं कहती हूँ आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, उसमें 4,05,000 ऐड कर दोगे, है ना। और
जब इसमें 6,07,500 में आप 4,05,000 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? मैम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन बुक्स में आपको प्रॉफिट, अच्छा अब इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका क्या किया जाता है कंपनी में बताओ? इसमें से हम कर देते हैं, अगर एक्चुअल में हम कंपनी अकाउंट कर रहे हो, अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के क्या किया जाता है। इसमें से कुछ पार्ट हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। सपोज इसमें से हमने 2 लाख रुपए रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या बचा? 4,07,500, ठीक है। उसमें से हमने लेस कर दिया डिविडेंड, डिविडेंड कर दिया लेस, मान लो हमने 1,50,000, हाँ जी, मान लो हमने 1,50,000 लेस कर दिया, तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा बताओ? 6,07,500 हमें प्रॉफिट मिला था बिफोर टैक्स, ठीक है। अब हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट था 10,12,500। उसके 3 क्लेमेंट हुए, एक तो गवर्नमेंट हो गई टैक्स के रूप में, ठीक है बेटा। कौन हो गई उसमें से? जो 10,12,500 है उसका हमने क्या किया? ये क्या हो रहा है? हाँ जी, देखो 10,12,500 हमें टैक्स मिला था मान लो, उसमें से मैंने 4,05,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, 2 लाख रुपए मैंने रिजर्व में रख लिए, यानी कंपनी ने अपने पास रख लिए, 1,50,000 रुपये हमने डिविडेंड पे कर दिया। तो ये बताओ बाद में हमारे पास हमारी बुक्स में प्रॉफिट कितना बचा होगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,12,500 माइनस 4,05,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,50,000, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 2,57,500, ठीक है बेटा। अब आप देखो, ये मैं जो आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ वो क्या समझा रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो 2,57,500 गिवन है, ठीक है। आपने इस 2,57,500 से इस फिगर पर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? मैम इन सबको ऐड करते हुए चलेंगे, रिजर्व ऐड करेंगे। हाँ जी, आप क्या करोगे? ये आपको ये जो है ना आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा, ठीक है। ये होगा, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सरप्लस, बैलेंस ऑफ या सरप्लस इन, या कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, कि बिजनेस ने जिसको जो देना था वो दे दिया, जिसका जो क्लेम था वो दे दिया, ठीक है। देने के बाद बिजनेस के पास क्या बचा? बिजनेस ने देखो टोटल प्रॉफिट हुआ था 10,12,500, उसमें से उसने गवर्नमेंट का क्लेम दे दिया 4,05,000, उसने उसमें से अपने किसी भी पर्पस के लिए जनरल रिजर्व रखा या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रखा या कोई भी रिजर्व रखा, 2 लाख रुपया उसमें भी दे दिया, 1.5 लाख रुपया उसने शेयर होल्डर्स को देना था वो भी दे दिया। तो उसके बाद उनके बुक्स में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,57,500। आपने जो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है वो इसी फिगर से करनी है, ठीक है। यही आपको बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा, आपने यहाँ से शुरुआत करनी है और आपको इस फिगर तक पहुँचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस प्लस डिविडेंड। भाई उल्टा चलना तो बेटा यही होगा ना, जो मैंने लेस कर रखा है, मैंने इसको निकालने के लिए इन चीज़ों को लेस किया था, अब इसको ऊपर जाने के लिए तो उल्टा ही करना पड़ेगा। तो 2,57,500 ऐड डिविडेंड ऐड रिजर्व्स ऐड टैक्स,
तो आपका क्या आ जाएगा, क्या कहलाएगा बेटा वो? मैम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो यही चीज़ हमें सबसे पहले अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है इंक्लूड करनी है। तो देखो ये लिखा है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कौन सी फिगर है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 10,12,500। आपको 10,12,500 की जो फिगर है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, लेकिन आपको उस क्वेश्चन पर पहुंचना है। उस फिगर पर पहुंचने के लिए वो तीनों आइटम यानी डिविडेंड, टैक्स एंड ये डिविडेंड, टैक्स एंड रिजर्व्स, तीनों को ऐड करके आपको पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद आप इसमें करोगे डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, गुडविल एटसेट्रा। देखो इसमें आपने क्या करना है कि आपने मान लो जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आपको पता है प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। यस मैम। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है? बता बेटा। मैम करंट ईयर की जब बात की जाती है मैम। हाँ जी, एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है बच्चे? मैम जब करंट ईयर की बात की जाती है मैम, जो करंट ईयर की इनकम होती है मैम वही रिकॉर्ड करते हैं मैम, चाहे पैसा आया हो या ना आया हो। हाँ जी, चाहे पैसा आया हो या ना आया हो। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि हम रेवेन्यू को हम उसी वक्त अपनी जनरेटेड मान लेते हैं व्हेन द टाइटल इज ट्रांसफर्ड, और ऐसी एक्सपेंसेस को हम उसी वक्त अपना इंकर्ड मान लेते हैं जब हमने किसी से उसके बदले में टाइटल रिसीव कर लिया या हमने किसी से काम करवा लिया, बेनिफिट ले लिया। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि हमें एक्चुअली में जो कैश प्रॉफिट है वो उतना ना हो जितना हमारा एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट हो। समझ रहे हो ये कैसे पॉसिबल है? यस मैम। हाँ देखो, जैसे मान लो हमने कैश सेल की, सपोज हमने क्या होगा लिखा, सपोज हमने कैश सेल की 20,000 रुपये, क्रेडिट सेल की 5,000 रुपये, है ना। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो गई बेटा? आवाज मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। कैश सेल हुई 20,000, क्रेडिट सेल हुई 5,000, टोटल सेल कितनी हुई? मैम 25,000। 25,000। कैश खर्चे किए हमने 10,000, क्रेडिट खर्चे किए 2,000, खर्चे कितने हुए? 12,000। 12,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? मैम 13,000 का। 13,000। एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट हुआ 13,000। तो क्या आपके पास कैश प्रॉफिट 13,000 होगा बेटा? सोचो। नो मैम। नहीं होगा। कैश प्रॉफिट कितना होगा बच्चे? एक्रूअल प्रॉफिट तो 13,000 हुआ, कैश प्रॉफिट होगा बेटा 10,000 रुपये, क्योंकि कैश सेल हमारी 10,000 हुई थी और कैश एक्सपेंसेस कैश सेल हमारी 20,000 हुई थी और कैश एक्सपेंसेस 10,000 हुए थे। तो कैश प्रॉफिट तो 10,000 हुआ। आपके पास जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ वो कितने का हुआ बेटा? 20,000 रुपये तो आपके पास आए और आपने 10,000 रुपये पे किए, तो आपके पास कैश प्रॉफिट तो 10,000 है, लेकिन एक्रूअल प्रॉफिट कितना है? 13,000। 13,000। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? हमारी जो बुक्स हैं, हमारा जो अकाउंट्स हैं वो दिखाएंगे कि इस फर्म को 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना किस ले रहे हैं? हमें ये पता लगाना है कि हमें एक्रूअल प्रॉफिट तो 13 हुआ है, हमें कैश प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, यानी हमें जो एक्रूअल प्रॉफिट निकालते समय हमने ऐसे एक्सपेंसेस को भी उसमें से माइनस कर दिया जो हमने एक्चुअली में कैश में पे नहीं किए थे। यानी मैंने क्या किया, 13,000 में मैंने प्रॉफिट में से वो 3,000 भी माइनस करके बता दिया जी प्रॉफिट हमारा 2,000 हमें खर्चा तो हुआ नहीं था, पेमेंट तो हुई नहीं थी, तो मैंने वो 2,000 भी माइनस कर दिया और मैंने कहा मेरा प्रॉफिट हुआ 13,000। तो मैंने अब क्या करना है, वापस पहुंचने के लिए मैं उस 2,000 रुपये को ऐड करूंगी
और जो 3,000 रुपये की मेरी सेल नहीं हुई एक्चुअली में, उसको लेस करूँगी तो मैं आ जाऊँगी 10,000 की फिगर पर। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, तो आपने मुझे बड़े आसानी से बता दिया कि एक्रूअल प्रॉफिट हुआ 13,000 और कैश प्रॉफिट हुआ 10,000। लेकिन अगर मुझे कोई भी फिगर गिवन ना हो, सेपरेट करके कोई फिगर गिवन ना हो, मुझे केवल एक बैलेंस शीट दे दी जाए और उससे कहा जाए कि बताओ बेटा कि कितना कैश प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूँगी? तो बेटा फिर मुझे ये वाला प्रोसीजर जो हमें आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चे? यस मैम। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आई कि हमने ये डिडक्शंस मेड जो दिखा रहे हैं, ये क्यों ऐड कर रखा है? ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया स्क्रीन? डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, सॉरी ये वाला, डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, कि हमने ऐसी जो भी खर्चे माइनस कर रखे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे नॉन कैश हो, यानी वो खर्चा तो हो लेकिन उसके बदले में हमने कोई कैश पे ना किया हो। जैसे डेप्रीसिएशन, पता है बेटा डेप्रीसिएशन कैसा खर्चा है? खर्चा है, हमारी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है ये हमें पता है, लेकिन हमने वो खर्चा तो उस वक्त किया था जब एसेट खरीदी थी। बाद के ईयर्स में हम उसे अपने प्रॉफिट में से उसकी जो वैल्यू डाउन होती है उसको एज डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कैश पे नहीं करते। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर लिया था ताकि हमें सही एक्रूअल प्रॉफिट पता लग जाए, लेकिन मुझे क्योंकि कैश प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसलिए उसको अब प्लस कर दूंगी, डेप्रिसिएशन को भी, और अगर मैंने कोई गुडविल राइट ऑफ की है उसको भी, या मैंने कोई पेटेंट्स या अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को इस साल अमर्टाइज किया है। अमर्टाइज कोई इंटेंजिबल एसेट जो हमारी राइट ऑफ होती है उसको हम अमर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, उनको मैं अमर्टाइज कर रही हूँ तो मैं उनको अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करूँगी। इसको कहते हैं ऐड बैक करना, क्योंकि मैंने एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट निकालते समय तो उसको माइनस किया था, अब मुझे उसे कैश प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करना होगा। तो बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, आपके वाइवा में भी पूछी जाएंगी। तो ये जो चैप्टर है आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से इनको समझना, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ जी, आपकी Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास का टाइम